Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 10th economics. Chapter name is development. बेटा डेवलपमेंट चैप्टर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. आज हम इसकी MCQ सीरीज़ करेंगे. अब ये जो CBSE ने अपना एग्ज़ाम्स का पैटर्न चेंज किया है उसके अकॉर्डिंगली आपकी ये जो चैप्टर की सीरीज़ है मैंने बनाई MCQ सीरीज़, इसमें आपकी 3 तरह की चीज़ें आएंगी. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, एक आपकी ये केस स्टडीज़ आएंगी और एक आपकी एनालिसिस रीजनिंग आएगी. ठीक है बेटा, ये 3 टाइप्स में आपके डिवाइडेड हुए हैं और ये सारी की सारी हम ये इसमें चैप्टर में डिस्कस करेंगे MCQ सीरीज़ में. तो चलो अब ये शुरू करते हैं. पहला हमारा सीरीज़ का पार्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो चलो इसको शुरू करते हैं. इसको आपने ध्यान से देखना बेटा. इसमें जो आपने ये आप एक बात ध्यान रखना कि आपके 10th में NCERT के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा. अगर NCERT में उस टर्म का एक जिक्र भी किया हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है, तो आपको उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है. अब जैसे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is not a developmental goal for landless rural laborers? ये देखो, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको कहीं नहीं पता है, आपको नहीं दिया हुआ है, बट आपको डेवलपमेंट गोल्स पता हैं इंडिया के. ठीक है, तो वो गोल्स आपने देखने हैं कौन से डेवलपमेंटल गोल्स जो है लैंडलेस रूरल लेबरर्स के लिए होगा. अब ये जैसे ऑप्शंस हैं, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, कि ज़्यादा काम करें और अच्छे वेजेस मिलें, ये डेवलपमेंट गोल हो सकता है. उन्होंने पूछा कौन सा नहीं है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, नॉट पूछा उन्होंने. ठीक है, नेक्स्ट है लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन. थर्ड है देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन. एंड फोर्थ है दे कैन नॉट बिकम लीडर्स इन द विलेज. अब देखो, जो आपके लैंडलेस रूरल लेबरर्स हैं उनको बेटर वेजेस तो आपको चाहिए और उनको ज़्यादा काम करें और अच्छे वेजेस मिले, वो चाहते हैं. एक उनके बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लोकल स्कूल्स में मिले, वो भी वो चाहते हैं. कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन उन लोगों के साथ ना हो, ये भी वो चाहते हैं. पर ये देखो, दे कैन नॉट बिकम लीडर्स इन द विलेज. अब लैंडलेस लेबरर्स ने विलेज में लीडर्स बन के क्या करना है. सो दिस इज़ नॉट अ डेवलपमेंट गोल फॉर लैंडलेस रूरल लेबरर्स. ये पहले देखना किसकी बात है. उन्होंने लैंडलेस रूरल लेबरर्स की बात की है, तो हमने उसके कंटेक्स्ट में ही हमने ऑप्शंस पढ़नी है. तो इसकी ऑप्शन जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर डी, दे कैन नॉट बिकम लीडर्स इन द विलेज. ये कोई उनके लिए डेवलपमेंटल गोल नहीं है. ठीक है बेटा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय इट्स पर कैपिटा इनकम, इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल, हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, ये ऑल दी अबव. अब देखो, उन्होंने जनरल पूछा एक कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में. अगर हमने बात करनी किस लेवल पे डेवलपमेंट कंट्री में की हुई है, तो वो कहाँ से पता चलेगा. हमें पर कैपिटा इनकम से पता चलेगा. अगर वहाँ की लोगों का पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम जो है वो अच्छी है, तो इट मीन्स उनकी डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा है कंट्री की. देन अगर उनका लिटरेसी लेवल अच्छा है या उनकी हेल्थ स्टेटस जो है वो अच्छा है, ये तीनों चीज़ें हमें बताती हैं कि डेवलपमेंट कंट्री की कैसी है. तो आंसर आएगा ऑप्शन 4 आएगा, ऑल दी अबव. ठीक है. सो ये बेटा केयरफुली पढ़ लेना, पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आंसर अटेम्प्ट करना है आपने. नाउ नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 3. एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन द कंट्री. एज्यूम किया गया कंट्री में सिर्फ 4 फैमिलीज ही हैं. एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दीज फैमिलीज इज 5000 रुपीज़. वो 4 फैमिलीज की आपको इनकम जो है, एवरेज पर कैपिटा इनकम जो है वो आपको दे रखी है 5000. If the income of 3 families is rupees 4000, rupees 7000 and rupees 3000 respectively, what is the income of the 4th family? अब ये देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपको पता है पर कैपिटा एवरेज पर कैपिटा इनकम दे रखी है. अगर आपको एवरेज दे रखी है तो आपको 3 आपको फैमिलीज की इनकम दे रखी है, 4th फैमिली की नहीं दे रखी, और वो 4 फैमिलीज की आपको एवरेज दे रखी है. तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो.
5,000 रुपीज़ इज इक्वल टू 4,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000, और हम फोर्थ फैमिली की इनकम x सपोज कर लेते हैं, दैट इज़ टू बी डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 ऊपर टर्म्स है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी रुपीज़ 6,000 रुपीज़। ठीक है, तो फोर्थ फैमिली की इनकम क्या होगी, वो 6,000 रुपीज़ होगी। देन कम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स फ्रॉम हाई टू लो एज पर देयर लिटरेसी रेट। हमने 2011 के सेंसस को ध्यान में रख के हमने देखना है हाई टू लो, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट सबसे ऊपर आएगा और सबसे लो लिटरेसी रेट सबसे नीचे आएगा। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि केरला का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कुछ आपको पता नहीं चाहिए, अब जो बिहार है उसका सबसे लो होगा, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आप इजीली उनको ऑर्डर में कर सकते हो। अब ये देखो, इसकी जो कंट्री स्टेट्स के नाम है वो है हरियाणा, केरला, बिहार, गोवा, राइट। अब उन्होंने बोला सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट का है, वो है केरला का। केरला की ऑप्शन कौन सी है, 2। सबसे पहले आपने आंसर में ढूंढो कि कहाँ की पे हमारी जो ऑप्शन है वो 2 आ रही है। सबसे पहले फर्स्ट में देखो 1 आ रही है, 1 इज हरियाणा, हरियाणा 1 पे नहीं, हमने 2 देखते हैं, 2 किस पे आ रही है, ये। तो आपको देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हाई टू लो बोला है केरला उसमें है, तो ऑप्शन आएगी आंसर डी। ठीक है, आंसर डी हमारा ऑप्शन आ जाएगा, डेट इज 2, 4, 1, 3, केरला, गोवा, हरियाणा एंड देन बिहार। ओके बेटा, तो ये था हमारे MCQ क्वेश्चंस। अब हम बाकी करते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस। केस स्टडी क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में अब आने हैं, तो इनको हम ध्यान से देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये देखो, केस स्टडी क्वेश्चन में पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी, इसको आप इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मत समझना कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हमने पढ़ा और उस पैसेज के अकॉर्डिंगली हमने आंसर करने क्वेश्चंस। नो, ये जो है ये आपके NCERT बुक में से कोई भी एक पैसेज उठाया जा सकता है। जैसे इसमें मैंने भी NCERT की बुक से आप एक पैसेज उठाया है, और इस पैसेज के रिलेटेड जो टर्म्स इसमें ली हुई हैं उसके रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे पहले हम ये पैसेज को रीड कर लेते हैं। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। उन्होंने क्या बोला है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स में वर्ल्ड बैंक ने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,616 per annum and above in 2012 are considered as rich countries, and those with per capita income of $1,035 or less are called low income countries. India comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2012 was just $1,530 per annum. The rich countries, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developed countries. ठीक है बेटा, ये हमारा पैसेज दिया हुआ है, केस स्टडी दी हुई है, इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा, और ये नहीं है कि आपने इसमें से ढूंढ के आंसर लिखना है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है इसके रिलेटेड। आपके बुक में का पैसेज है, पैसेज के रिलेटेड एनी क्वेश्चन कैन बी देयर। सो चलो अब हम देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अब जैसे देखो, इस पैसेज के रिलेटेड क्वेश्चन पहला आ रहा है, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री। हमने पर कैपिटा इनकम की बात की है, तो पहला उन्होंने क्वेश्चन पूछा है पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री क्या होती है। अब देखो, पैसेज में उन्होंने आंसर नहीं दिया हुआ कि पर कैपिटा इनकम क्या है, ये आपको पता है, आपने इस पैसेज में पढ़ा है, इस चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। सो अब इसमें समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है। अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ तो बिल्कुल आपने क्लोज का आंसर ढूंढना है। अब जैसे व्हाट इज पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री में ऑप्शंस है, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, पर कैपिटा इनकम वैसे तो होती यही है ना, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, दैट इज अ पर कैपिटा इनकम। ऑप्शन ए इज द आंसर। पर हम फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। आगे वो कह रहा है सेकेंड ऑप्शन, इट्स एवरेज लिटरेसी एंड हेल्थ लेवल। अब देखो, पर कैपिटा इनकम का एवरेज लिटरेसी और हेल्थ लेवल के साथ कुछ लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगी। थर्ड आ रहा है एवरेज इनकम।
एवरेज इनकम इतना क्लोज आंसर नहीं है। इन केस आपको क्वेश्चन में टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, जो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, ऑप्शन ये नहीं दी जाती है, तब आप लिखोगे एवरेज इनकम। अगर ये दोनों ऑप्शंस दी हुई हैं तो आपने एवरेज इनकम अगर आप लिखोगे, एग्जामिनर आपका आंसर रॉन्ग कर देगा, ठीक है। इसलिए आपको आंसर बिल्कुल एक्यूरेट देना है, तो वो आएगा टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल द अबव। ऑल द अबव तो आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि इट्स एवरेज लिटरेसी एंड हेल्थ लेवल तो ऑप्शन है ही नहीं है, आंसर है ही नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर विल बी ऑप्शन 1, दैट इज टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है विच क्राइटेरिया इज यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू क्लासिफाई कंट्रीज। अब हमने पढ़ा कि वर्ल्ड बैंक कौन सा क्लासिफाई क्राइटेरिया यूज करता है, आपने पढ़ा है, इसमें तो आंसर उन्होंने लिखा ही हुआ है, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया हुआ है। क्या उन्होंने नेशनल इनकम यूज की है, पर कैपिटा इनकम यूज की है, हेल्थ स्टेटस यूज की है, या ऑल द अबव? अब देखो वर्ल्ड बैंक ने क्या यूज किया था, दैट इज योर पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम की बात नहीं की उन्होंने, हेल्थ स्टेटस की बात नहीं की, उन्होंने पर कैपिटा इनकम की बात की है। सो पर कैपिटा इनकम इज अ क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू क्लासिफाई द कंट्रीज, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा इन विच कैटेगरी ऑफ कंट्रीज इंडिया लाइज इन। इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है, ये आपको बताया गया है कौन सी में है। उन्होंने वहाँ पे देखो हमने पढ़ा है, उस पैराग्राफ में उन्होंने दिया है वो लो टू मिडिल इनकम में आपका जो है इंडिया लाई कर रहा है। तो इंडिया लो टू मिडिल, और उन्होंने बोला है रिच कंट्रीज जो है उनमें इंडिया नहीं लाई कर रहा है। ऑब्वियसली जो आपने सुना भी होगा, जो इंडिया है, इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है ना, इंडिया रिच कंट्री है। सो पहले दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही उड़ जाती है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आती है डेवलपिंग कंट्री। येस, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि इंडिया जो है बैकवर्ड एंड स्टेगनेट कंट्री नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, ये एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस थी, पर अब वो प्रोग्रेस कर रही है। इट इज अ डेवलपिंग कंट्री। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आंसर थर्ड ऑप्शन आएगी, डेवलपिंग कंट्री, राइट। अब हम एक और केस स्टडी डिस्कस करते हैं। ये जो केस स्टडी है बेटा, इस केस स्टडी में इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आपका, मतलब जरूरी नहीं है एक पैराग्राफ से आपको 3-4 क्वेश्चंस आएंगे। समटाइम्स दिस में हैपन कि आपको एक केस स्टडी दे रखी है और उसके रिलेटेड सिर्फ एक क्वेश्चन ही आ रहा है, तो इसमें इसको हम केयरफुली देखेंगे और इसके बाद में सिर्फ यही जो क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब ये देखो, जैसे इसमें read the following data information carefully and select the most appropriate answer from the given options. Countries दे रखी हैं PQR 3 countries है, and monthly income of citizens in 2007 में रुपीस में दे रखी हैं। हमने एज्यूम किया कि 5 यहाँ पे सिटीजन्स है, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, और उनकी इन्होंने इनकम्स दे रखी हैं तीनों कंट्रीज की, राइट। सो आगे कहता है वो, लिली इज एन एम्प्लॉय ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी हु गेट्स ट्रांसफर टू डिफरेंट कंट्रीज आफ्टर एवरी 3 years ऑफ सर्विस। हर 3 साल बाद में जो लिली की ट्रांसफर हो रही है मल्टीनेशनल कंपनी, वो काम करती है। शी हैज़ बिन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू चूज एनी वन ऑफ द 3 countries mentioned इन द टेबल अबव एज हर नेक्स्ट जॉब लोकेशन। अब लिली की ट्रांसफर ड्यू है, ट्रांसफर होनी है, तो 3 कंट्रीज दे रखी है उनको PQR, और उनमें से वो कोई भी कंट्री ऑप्ट कर सकती है। शी कैलकुलेट्स एवरेज इनकम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज एज पर द गिवन डेटा एंड चूजेस टू बी ट्रांसफर टू कंट्री P। अब ये देखो डेटा आपको दे रखा है PQR, और उसमें उन्होंने लिली ने क्या पसंद किया कि उसकी ट्रांसफर P कंट्री में की जाए। नाउ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर विच लिली हैज चूजन कंट्री P। लिली ने P कंट्री क्यों चूज की है? ऑप्शंस है मोस्ट ऑफ इट्स सिटीजन्स आर रिच एंड स्टेबल, B है हैज मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, C है नेशनल इनकम ऑफ सिटीजन्स इज हायर, एंड D है एवरेज इनकम ऑफ सिटीजन्स इज लोअर। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता है, उन्होंने बोला कि लिली ने P कंट्री क्यों चूज की है, सो आप पहले केयरफुली टेबल को देखो,
3 कंट्रीज दे रखी हैं, 5 उन्होंने इंडिविजुअल्स की इनकम दे रखी है, एज्यूम किया कि 5 ही इंडिविजुअल्स रहते हैं कंट्री में। अब ये देखो पी कंट्री में उन्होंने चूज़ की, पी कंट्री है उसमें 9500, 10,500, 9800, 10,000 एंड 10,200। इट मीन्स जितने वहाँ पे सिटीजन्स हैं सबकी जो आपकी इनकम है वो मोर और लेस सेम ही है, ठीक है। मीन्स इक्वली डिवाइड हुई हुई है इनकम, मतलब गैप ज़्यादा नहीं है। और जो क्यू कंट्री है उसमें देखो पहले 4 इंडिविजुअल्स की आपकी जो इनकम है, मंथली इनकम है सिटीजन्स की, वो 500 है, ठीक है। उन चारों की सेम है, पर जो 5th है उसकी 48,000 है। इट मीन्स रिच एंड पुअर के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा लोग पुअर हैं, गरीब हैं, और कम लोग अमीर हैं। जो गरीब है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है और जो अमीर है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, ठीक है। इस टेबल से हमें ये पता चलता है ना कि क्यू कंट्री में ये ऐसा सीन है। एंड आर कंट्री की बात करते हैं, 5,000, 1,000, 15,000, 4,000 एंड 25,000। इसमें भी देखो जो इनकम है कम भी है और ज़्यादा भी है, बट इनमें भी गैप है रिच एंड पुअर के बीच में ज़्यादा। ये ऐसा नहीं, मतलब कोई कोई है जिसके पास ज़्यादा इनकम है और ज़्यादा लोगों के पास कम इनकम है। मीन्स यहाँ पे भी इक्वली जो इनकम है सिटीजन्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, रिच एंड पुअर के बीच में गैप है। क्यू कंट्री में बहुत ज़्यादा है और आर कंट्री में भी है, पर इतना नहीं, पर है। और जो हमारी पी कंट्री है उसमें देखो सारे इंडिविजुअल्स की इनकम, सिटीजन्स की इनकम जो है वो इक्वल सी हुई है, ज़्यादा कम ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। सो इसके अकॉर्डिंगली बेटा अब उन्होंने पी चूज़ किया है, लिली ने पी चूज़ किया कि मेरे को पी कंट्री में उसको जो है ट्रांसफ़र की जाए। पी कंट्री उसने उन्होंने क्यों चूज़ किया, तो आपने बतानी है ऑप्शंस कौन सी ऑप्शन आपको सूट करती है। अब मैंने चारों ऑप्शंस आपको पढ़ के दिखाई हैं। अब देखो पी ने वो कंट्री हमने चूज़ की जिसके बीच में इनकम जो है लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो आप देखो क्या ऐसी कोई ऑप्शन है। अब ये देखो इसमें जो बी ऑप्शन है, हैज़ मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये ऑप्शन आएगी हमारी, डैट विल बी द आंसर। तो ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आपने ऐसे रीड करके इस तरह से आपने उसको जो अटेम्प्ट करना है। अभी वी विल डिस्कस नाउ असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपके सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से नए क्वेश्चंस आने लगे हैं असर्शन और रीजनिंग के, तो वो हमने देखने हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चंस में कराने से पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इसमें असर्शन और रीज़न में आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपने उनको स्टेटमेंट्स लेके चलना दोनों को। पहली स्टेटमेंट में कुछ दिया हुआ है और वो इनकम्प्लीट होगी, और उसको आपने दूसरी स्टेटमेंट देखनी है क्या वो दूसरी स्टेटमेंट उसको जस्टिफाई कर रही है या नहीं। अगर तो दोनों असर्शन और रीजनिंग दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, देन इट इज बोथ आर ट्रू एंड द रीजन इज अ करेक्ट आंसर ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। इन केस ये दोनों में अगर कुछ कई बार होता है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब दोनों फैक्ट्स हैं पर वो दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट वो एक दूसरे को कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कुछ उनका लेना देना नहीं है। उस केस में आप लोगों ने आंसर देना है कि बोथ स्टेटमेंट, बोथ असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू, बट द रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। ये आपका सेकेंड केस आता है। नेक्स्ट है, कई बार क्या होता है कि हमारी असर्शन हमारी ट्रू होती है और हमारा रीज़न ट्रू नहीं होता, तो उस केस में आपका आंसर आ जाएगा असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी गलत हैं, दोनों ही आपकी असर्शन भी रॉन्ग है और आपका रीज़न भी आपका रॉन्ग है, तो आपका आंसर आएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ठीक है बेटा। तो अभी हम जैसे पहला असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन करते हैं। पहले हमने असर्शन पढ़नी है। असर्शन में क्या लिखा है? असर्शन में लिखा है अ स्मॉल टाउन हैज़ अ हाई रेट ऑफ रॉबरी, हाउएवर अ लोकेलिटी इन दिस टाउन हैज़ वेल मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर। आपने पढ़ लिया। वो कहता है कि एक टाउन है जिसमें रॉबरी का रेट बहुत ज़्यादा है, पर उस टाउन के बीच में एक लोकेलिटी है, मीन्स इस आपके असर्शन में सिर्फ एक उस टाउन में बहुत ज़्यादा रॉबरी हो रही है, पर उसमें एक लोकेलिटी है
जिसमें बहुत अच्छा वेल मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर है। ओके, द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ये अब आगे पहला असर्शन हो गया। अब हम रीजन पढ़ते हैं। रीजन वो कहता है द पीपल इन द लोकेलिटी आर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग सिक्योरिटी गार्ड्स एंड दे कलेक्टिवली पे टू हैव द सिक्योरिटी गार्ड्स इन द लोकेलिटी। अब जो रीज़न है वो कहता है कि जो लोकेलिटी में लोग अवेयर हैं कि हाँ जो आपकी सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस उनको दिखती है कि हाँ सिक्योरिटी गार्ड्स की इम्पोर्टेंस है, जो आपको सेफ़ रखते हैं, आपके घरों को सेफ़ रखते हैं, वो रॉबरर से बचाते हैं। एंड दे कलेक्टिवली पे टू हैव द सिक्योरिटी गार्ड्स इन द लोकेलिटी, और वो कलेक्टिवली उनको जो सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हैं उनको वो पेमेंट दे रहे हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो राइट। गलत तो नहीं ना, दोनों असर्शन और रीज़न दोनों की दोनों सही है। और जो रीज़न है हमारा वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है कि उस लोकेलिटी के बीच में वहाँ के जो लोग हैं जो रहते हैं उन लोगों को सिक्योरिटी गार्ड्स की इम्पोर्टेंस पता है और इसलिए उनको इकट्ठे होकर पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो इट मीन्स कि जो आपका असर्शन और रीज़न दोनों की दोनों ट्रू है, सही है, और जो आपका रीज़न है वो आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन को। तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में असर्शन है, देखो जैसे आपको आगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अबंडेंट इन नेचर। आप ये देखो, या ये आपको स्टेटमेंट दी गई है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा है नेचर में, और रीजन है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिप्लेनिश्ड? रिप्लेनिश्ड का मतलब क्या होता है? रिप्लेनिश्ड का मतलब होता है कि जिस चीज़ को आप मतलब जब आपने यूज़ कर ली उसके बाद में आप उसको अगर आप रिप्लेस कर सकते हो ताकि वो दोबारा से वैसे ही भरी भरी चीज़ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम घर में कोई चीज़ आप कंज्यूम करते हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या वॉट एवर, आप कुछ भी सीरियल्स कोई कंज्यूम कर रहे हो, उसके बाद में जब वो ख़त्म हो जाते हैं फिर आपके पेरेंट्स आते हैं मार्केट एंड फिर वो फुल कर देते हैं, उतनी क्वांटिटी रख देते हैं, तो वो रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं। अब आप देखो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं क्या वो नेचर में अबंडेंट पड़े हैं? बहुत ज़्यादा पड़े हैं। ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है? अब आप बताओ कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अबंडेंट इन नेचर? नो, ये अबंडेंट नेचर में नहीं पड़े हैं, ये फॉल्स है। और रीज़न क्या दे रहा है वो? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये आप दोबारा उसको क्वांटिटी, जब आप वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके अबंडेंट है ही नहीं है, एक बार ख़त्म हो गए तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फिनिश्ड, तो आप उसको कैसे रिप्लेनिश कर दोगे? कैसे उनको फिर दोबारा से उतनी क्वांटिटी बना लोगे? सो ये देखा जाए तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपकी इस केस में रॉन्ग है, क्योंकि ना तो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अबंडेंट में पड़े हैं और ना आप उनको रिप्लेनिश कर सकते हो। सो इट मीन्स हमने इनको पहले अलग अलग पहले स्टेटमेंट देखे हैं। पहली स्टेटमेंट असर्शन भी रॉन्ग है और रीज़न भी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि आप उसको रिप्लेनिश नहीं कर सकते। सो वो इस केस में क्या आंसर आएगा? योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज असेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्रीज। अब ये बताओ पहले बात कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली वो डेवलपमेंट होती है जो जिससे आपकी जो इकोनॉमी जो है अभी भी ग्रो करे और साथ की साथ आपकी वो जो है आपकी इकोनॉमी जो आपकी फ्यूचर के लिए भी आपकी अच्छी चलती रहे, आपकी फ्यूचर के लिए भी आपकी चीज़ें बची रहे, ताकि फ्यूचर जो जनरेशन्स आएंगी वो भी उनको यूज़ कर सकें। सो उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। बट नाउ नथिंग कम्स कि ये तो हो गया हमारा ऐसी चीज़ तो हमें चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये तो असेंशियल है, बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सो दिस असर्शन इज़ ट्रू, है ना, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ आती है रीज़न। रीज़न वो क्या कह रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर्स दैट एनवायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स आर अडॉप्टेड फॉर कैरिंग आउट प्रोडक्शन प्रोसेस।
अब जब मैंने आपको बोला है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो ऐसे होती इस टाइप से डेवलपमेंट की जाती है कि जो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को साथ में लेके चले, मतलब अभी सारा कुछ एग्जॉस्ट ना हो, फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी वो पढ़ा रहे, ताकि और इससे हमारी डेवलपमेंट हर टाइप से हो, जिससे हमारी रिसोर्सेज भी जो है हमारे ऑप्टिमली यूटिलाइज किए जाए फ्यूचर जनरेशन, ताकि उनको यूज़ कर सकें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हमारा अच्छा हो जाए, और ये ऐसे यूज़ करे जाएं ताकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। ठीक है, सो जो रीज़न है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर्स दैट इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स आर अडॉप्टेड फॉर कैरिंग आउट प्रोडक्शन प्रोसेसेस, ये भी आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। सो मीन्स एजर्शन और रीज़न दोनों आपके ट्रू हैं। पहली चीज़ क्लियर होगी कि वो दोनों ट्रू हैं। अब दूसरी बात आती है, जब दोनों स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू आ रही हैं, एजर्शन और रीज़न आपका ट्रू आ रहा है, तो आपने ये देखना है जो आपका रीज़न है क्या वो जस्टिफाई कर रहा है एजर्शन को। यस, वो कर रहा है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। और दूसरी स्टेटमेंट वो कह रहा है, रीज़न में वो कह रहा है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स को अडॉप्ट किया जाए ताकि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, जब हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट मेजर्स यूज़ किए जाएंगे, ऑब्वियसली इकोनॉमी friendly atmosphere will be there, ecological balance will not be disturbed, and it will be kept for future generations also. So इस केस में आपका आंसर आएगा A, both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of the assertion. ठीक है, next comes assertion है a country that was extremely rich in natural resources has mainly relied on oil extraction for revenue generations for several centuries. However, the scientists predict that the country may become poor in the future if other means of generating income are not devised. अब ये देखो assertion में वो क्या कह रहा है कि एक कंट्री जो बहुत ज़्यादा रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, नेचुरल रिसोर्सेज जो है आपके बहुत ज़्यादा रिच है, और किस में, ऑयल एक्सट्रैक्शन में। ऑयल जो है आपका नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, तो वो एक दिन तो ख़त्म होगा अगर आप उसको कंटिन्यूसली उसको यूज़ करते रहोगे। तो वो जो रिच कंट्री है वो बेसिकली रिलाई कर रही है कि वो रेवेन्यू बहुत जनरेट कर रही है। कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रही है? ऑयल एक्सट्रैक्शन से, जो वो बहुत सेंचुरी से करती आ रही है, और वो आगे बाकी वर्ल्ड वाइड बाकी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रही है, वहाँ से वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। बट अब क्या है कि साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया, क्योंकि जो आपका ऑयल है एक नेचुरल रिसोर्स है, वो नॉन रिन्यूएबल है, वो फ्यूचर में पुअर हो सकती है, क्योंकि उसका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन जो है वो ऑयल एक्सट्रैक्शन है। जब ऑयल आपका नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, तो वो कह रहा है, साइंटिस्ट ने ये प्रेडिक्ट किया है, एक दिन हो सकता है कि वो कंट्री पुअर हो जाए फ्यूचर में, अगर उनको कोई और तरीका, कोई और रेवेन्यू जनरेट करने का उन्होंने मेथड नहीं निकाला। सो दिस असर्शन इज ट्रू। ठीक है, अब आगे बात आती है रीज़न की। रीज़न कहता है ऑयल इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एंड इट इज़ लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड इफ़ नॉट यूज्ड जुडिशली। ये रीज़न आप पहले देखो, बिल्कुल सही है कि ऑयल जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, और वो एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा अगर उसको प्रॉपरली आप यूज़ नहीं करोगे। सो बोथ असर्शन एंड रीज़न बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। असर्शन और रीज़न ट्रू है। अब आगे की बात क्या आती है, क्या आपका जो रीज़न है उसको जस्टिफाई कर रहा है? यस, जो रीज़न है आपका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जब ऑयल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, अगर उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करोगे तरीके से, तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट कम्स assertion. A high average income is not indicative of the overall well-being or human development in a country. एक कंट्री है, अगर उसकी एवरेज इनकम जो बहुत ज़्यादा है, पूरी कंट्री की एवरेज इनकम बहुत ज़्यादा है, वो कहता है कि ओवरऑल वेलबींग की या ह्यूमन डेवलपमेंट की कोई प्रॉपर इंडिकेटर नहीं है। देखा जाए तो इट इज ट्रू, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। ठीक है,
अगर वो बहुत ज़्यादा गैप है और जो रिच है बहुत ज़्यादा रिच और पुअर है बहुत ज़्यादा पुअर है, उस केस में अगर आप एवरेज इनकम देखो तो कई बार ऐसे आ जाती है कि ये लगता है कि ओवरऑल द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन द कंट्री इज़ गुड, बट क्योंकि इसमें गैप बहुत ज़्यादा है तो ये ऐसा कई बार असलियत में नहीं होता। सो दिस असर्शन इज ट्रू कि वो प्रॉपर इंडिकेटर नहीं है। अब बात आई रीज़न की। रीज़न कहता है एवरेज इनकम डज नॉट कवर इंडिकेटर्स लाइक लेवल ऑफ लिटरेसी रेट, हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड पब्लिक फैसिलिटीज़ इन द कंट्री। जो एवरेज इनकम है उसके बीच में सिर्फ इनकम की बात हो रही है और किसी चीज़ की बात नहीं होती। उसमें ये नहीं देखा जाता कि आपकी कंट्री में लिटरेसी रेट कैसा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं या आपकी पब्लिक फैसिलिटीज़ कैसी हैं, सिर्फ इनकम की बात की जाती है। ठीक है, सो ये भी जो आपका है एवरेज इनकम का रीज़न जो है, ये जो रीज़न है ये भी आपका ट्रू है, एजर्शन भी आपकी ट्रू है। अब पहला केस हमारा हो गया एजर्शन और रीज़न ट्रू है। अब हमने देखना है क्या जो रीज़न है वो जस्टिफाई कर पाता है एजर्शन को या नहीं। देखा जाए, अब एवरेज इनकम उन्होंने बोला है इंडिकेटर नहीं है, दूसरा उसने बोला है रीज़न को, उसने उसका रीज़न दिया है कि अब एवरेज इनकम इंडिकेटर नहीं है क्योंकि वो लेवल ऑफ लिटरेसी रेट, हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड पब्लिक फैसिलिटीज़ को कवर नहीं करता है। सो इस केस में क्या है, रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है आपके असर्शन की। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी ए, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है बेटा, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.